नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दोस्तों 38वीं बीपीएससी से लेकर के 64वीं बीपीएससी तक के प्रश्न और उत्तर के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर के 64वीं बीपीएससी तक सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर भरवारा दरभंगा पर देख रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों मैं पीएसपी, आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं बीपीएससी में, उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दो बातें इंपोर्टेंट है, एक है पशुपालन, दूसरा है कृषि। दोस्तों भारत में पशुपालन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो भारत में कहाँ से या कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन की बात कीजिए या कृषि की बात कीजिए, दोनों का साक्ष्य जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अगर भारत में पशुपालन और कृषि, पशुपालन का क्या मतलब हो गया कि लोग जो है कुत्ता को पालते थे, गाय को पालते थे, बकरी को पालते थे, भेड़ को पालते थे। तो पशुपालन का साक्ष्य जो मिला है कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। कृषि तो सबसे प्राचीन जो फसल है वो जौ है, और प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कृषि का वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारत में प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब है कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज कह सकते हैं, कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? किस एज को कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? दोस्तों यहाँ प्रश्न है, पूछा गया है कि किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ पर कैल्कोलिथिक युग को अंडरलाइन करेंगे, कवर करेंगे। और ये जो युग को किस युग में रखा जाता है? इसको ताम्रपाषाण युग में रखा जाता है। दोस्तों कैल्कोलिथिक युग को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ करता था? मतलब किस रंग का जो है उपयोग हड़प्पा के मिट्टी में हुआ करता था दोस्तों? मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तन जो बने हुए होते थे वो किस कलर में, किस रंग में रंगे हुए होते थे? तो वो लाल रंग से रंगे हुए होते थे। याद रखिएगा दोस्तों, किस रंग से रंगे हुए होते थे? लाल रंग के। अब है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है। इन चौथा प्रश्न पर चलेंगे। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस युग में पड़ता है? तो आध ऐतिहासिक युग कहा जाता है दोस्तों, प्री हिस्टोरिक एज। अब है आध ऐतिहासिक युग का क्या मतलब होता है? मतलब ये जो है इस सभ्यता में जो स्क्रिप्ट जो लिखा गया है, इस सभ्यता में जो लिपि लिखा गया है, जो मिले हैं साक्ष्य, उसमें ये देखा गया कि लिपि जो लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिखा तो गया है, ये देखा गया है कि लिपि में लिखा गया है ना, कई सारे भाषा में लिखा गया है, लेकिन उस भाषा को नहीं पढ़ा गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम आध ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो चौथा प्रश्न हो गया दोस्तों। आज पांचवा प्रश्न है आज का, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके परीक्षा में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ये प्रश्न हैं और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसे दोस्तों आप चाहे तो कॉपी और पेन लेकर के इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आध ऐतिहासिक युग में। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूं, आज से 5000 वर्ष पहले विश्व के महानतम सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों मिस्र की सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता जो थी, है ना,
और मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे जो सभ्यता थी, ये सारी सभ्यताएं उस समय में थी। लेकिन उन सभी सभ्यताओं में से सबसे महान सभ्यताओं में से एक महान सभ्यता हमारे भारत की एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों इसकी उस समय में क्या था, नगर नियोजन, शहरी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी, आज से 5 वर्ष पहले उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते, स्टैंडर्ड लाइफ जीते थे हमारे भारत के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। और 1/3 भारत का जो अभी है टोटल जो है 33 लाख वर्ग किलोमीटर में, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा भारत फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। लेकिन इसका 1/3 लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में जो था वो कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। 1/3 भाग जो है सिंधु घाटी का सभ्यता था उस समय में भारत का। अभी वर्तमान क्षेत्रफल की बात करते हैं तो है नगर नियोजन था, क्योंकि उस समय में विशाल स्नानागार भी देखे गए हैं, पक्की नाले भी देखे गए हैं और अन्नागार भी देखे गए हैं। ये बंदरगाह भी थे, जैसे लोथल बंदरगाह था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत सारे शहर भी, नगर भी देखे गए। नगर योजना बहुत ही उत्कृष्ट थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो उस समय में दोस्तों पकी हुई ईंट के मकान बने हुए थे, ईंट के मकान भी बने हुए थे। अब कौन हड़प्पा का बंदरगाह था, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में दोस्तों, लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है, याद रखें। वेद व्यास ने, वेद के रचयिता ऋषि द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जो थे वो वेदों के रचयिता। वेद कितने हैं दोस्तों, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों सबसे पुराना वेद और सबसे प्रामाणिक वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद वाला लेटेस्ट वेद जो है अथर्ववेद है। जादू टोना, प्रेम विवाह, ये सब सारा चीज जो है वो अथर्ववेद में है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहलाता है दोस्तों। गद और पद में जो वेद है वो कौन है, आपको यजुर्वेद है दोस्तों। तो ये सारे बातों को अपने ब्रेन में जरूर। गायत्री मंत्र के रचयिता जो थे दोस्तों विश्वामित्र थे, और उन्होंने ही इस मंत्र की रचना की थी, और ऋग्वेद में ये मंत्र लिखा गया। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों यही गायत्री मंत्र जो है हम अभी बोल रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी मंत्र की रचना जो किया गया था वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, और ये मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है, तो दोस्तों वैशाली में है। हम जानते हैं वैशाली जो है मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था, जो उसका दामाद था। अनुज्ञा प्रियदर्शनी जो थी वो भगवान महावीर के पुत्री थी, और उनका विवाह भगवान महावीर ने, जैन धर्म के संस्थापक जो थे, उन्होंने जमाली से कर दिया था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जमाली थे। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, महापरिनिर्वाण। जो मृत्यु को इनके शब्दों में, जैन के शब्दों में, जैनियों के शब्दों में महावीर के मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था महावीर जैन को, पावापुरी में दोस्तों। तो आज के एपिसोड को यहीं पर हम रोकते हैं दोस्तों। फिर अगले एपिसोड में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और stay safe, be alert and wash your hands frequently guys, because corona is an endemic, बहुत ही खतरनाक भयावह बीमारी है दोस्तों। इससे जरूर, पेंडेमिक है और बहुत बड़ा पेंडेमिक है, बहुत बड़ी महामारी है ये दोस्तों। और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें। 3 अक्षर SMS को जरूर पालन करें। S का मतलब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, M का मतलब मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, और S से होता है सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। जब भी घर से बाहर निकले, जरूरी हो तब भी घर से बाहर निकले, और जब भी निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन करें। तब तक के लिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।